Hello students, this is video number 4 of magnetic effects of current। इसके अंदर हम जो स्ट्रेट कंडक्टर का हमने डेरिवेशन की थी उसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे उसके 2 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे। थर्ड न्यूमेरिकल उसी के ऊपर है, फिर उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये एक वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है और मुझे इस पॉइंट P पे, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P, हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू द करंट इन दिस वायर। इस करंट की वजह से यहाँ पे हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 है। सारी की सारी स्टोरी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आती है कि ए किसके बराबर होगा, फाई 1 किसके बराबर होगा और फाई 2 किसके बराबर होगा। अगर ये सब तीन चीज़ें पता चल जाए मुझे हर न्यूमेरिकल के अंदर, जस्ट आई नीड टू सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट। अब ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम में यू हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन और आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे इसके साथ 90 डिग्री कैसे बना। तो दिस इज द 90 डिग्री पहले बनना चाहिए और ये आपका जो भी होगा, जो इसकी लेंथ है, दिस इज योर ए। फाइन। दूसरी बात आती है थीटा 1 और थीटा 2 की। पहले ए के ऊपर ही बात कर लेता हूं। ये मैंने यहां पे बनाया भी है। ये अगर 37 है, ये 90 है, तो ये 53 है, 53 है, ये 90 है और ये फिर से 37 है। तो 37 डिग्री होने की वजह से ये, अगर आपको डी गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन होगा डी, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये। तो ये किसके बराबर होगा, आप अच्छे से देखो, ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करो तो ये अल्टीमेटली आएगा आपका डी कॉस 37 डिग्री। कौन, ए की वैल्यू, जो अभी पीछे फॉर्मूले में हमने ए यूज किया था उसकी वैल्यू क्या है, डी कॉस 37 डिग्री। एक बात। दूसरी बात, एंगल्स कैसे लेंगे। अब एंगल्स की बात बताता हूं। अगर आप एंगल्स को रिमाइंडर दो कि एंगल्स थे क्या, तो मैं आपको दोबारा से ये फिगर बना के देता हूं। इस पॉइंट पे अगर आपको, पहली बात, एंगल मेजर होते हैं ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे, यानी कि इस बार इससे। फाइन। फिर आपने एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में होता है, तो एक लाइन ये है जो टॉप मोस्ट पॉइंट से आती है और एक जो बॉटम मोस्ट पॉइंट से आती है, इसके साथ लेना है। इस बार जो लोअर मोस्ट पॉइंट से आ रही है वो ये वाली लाइन है, इसलिए एंगल आपका कितना हो गया, 37 डिग्री। अगर लेकिन आप ध्यान से देखो तो आपको मूव कैसे करना पड़ रहा है, ये यू आर मूविंग फॉर मेजरिंग दिस एंगल। नहीं, पहले टॉप मोस्ट का एंगल ले लो ना, फाई 1 तो आपका ऊपर वाला होगा ना, पहले ऊपर वाला एंगल ले लो। तो ऊपर वाला एंगल इन्फिनिटी तक जा रही है ये लाइन, ये एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री आएगा। तो यानी कि आपका ऊपर वाला एंगल, फाई 1 मानो या फाई 2 मानो, वो कितना आया, 90 डिग्री। फिर फाई 1 की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर आया, इट कम्स आउट टू बी -37 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने कैसे मेजर किया, क्लॉकवाइज। तो ये भी कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, आपको मालूम है कि नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और ये सेम प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो सकती थी। ये मैंने यहां पे आंसर लिख दिए हैं। तो 3 आंसर आपके सामने हैं। ए की वैल्यू भी आपके पास है, थीटा 1 की वैल्यू भी आपके पास है, थीटा 2 की वैल्यू भी आपके पास है। अब आपको ये जस्ट यू हैव टू सबस्टिट्यूट दिस इन द फॉर्मूला ऑफ बी एंड यू विल गेट द आंसर जो आपको रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक और प्रॉब्लम दी है जिसमें ये 3 स्ट्रेट वायर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं और एक की लेंथ कितनी है, ये एल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसके सेंटर पे। सेंटर का मतलब ट्राइंगल के केस में सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड, मीडियन, ये सब मैं आपको सब बता चुका हूं, डिटेल इंफॉर्मेशन है इन सब की दी हुई आपको। ठीक है, बड़ी देर से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नहीं मालूम तो आपको पिछले वीडियोस कंसल्ट करने पड़ेंगे।
यहाँ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब, सबसे पहले आपको मालूम है कि आप पहले डायरेक्शन देख लो। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, इसकी वजह से भी सेम ऐसा ही आएगा, इसकी वजह से भी सेम ऐसा ही आएगा। यूज़ द पाम रूल एंड गेट द रिजल्ट। पाम रूल अब आपको लगाना आना चाहिए। सेपरेट 2 वीडियोस मैंने उसके लिए बना के दी हैं आपको पाम रूल के लिए। तो इसलिए तीनों के केस में ये अंदर की तरफ आया, और जब अंदर की तरफ आया तो इसका मतलब तीनों के केस में ये तीनों को हम करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, और तीनों सिमेट्रिकल होने की वजह से, तीनों की लेंथ वायर की सेम होने की वजह से हम 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे एक वायर का निकालने के बाद। लेकिन वायर का निकालने के लिए यू नीड एंगल्स। एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ये लो भाई, दोनों एंड से ज्वाइन कर दिया, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच वी कॉल ए। ये एंगल आपका, ये वाला एंगल जो आपका है ये होगा 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री, आप इसको ज्वाइन कर लो, ये तीनों एंगल 120 डिग्री बनते हैं। तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। 120 डिग्री के एंगल में ये 60 और ये 60, यानी कि φ1 और φ2 मुझे सामने नज़र आ गए 60 डिग्री ईच। लेकिन सारी कहानी अटकती है इसके ऊपर। तो मैंने आपको बोला था ये लेंथ कितनी है आपकी L, तो यानी कि ये आधा होगा, क्योंकि मीडियन ये इसको हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये L/2 है। अगर ये L/2 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 √3 होता है, और बेस इक्वल टू क्या हो गया, L/2 ये बन गया आपका, बेस की वैल्यू आ गई, छोटी सी कैलकुलेशन है, L/2 √3, ये बेस की वैल्यू आ गई। ये बेस है ना, इधर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये बेस है। आप कहोगे ये बेस नहीं हमें नज़र आ रहा है, ये खड़ा है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन है, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और दूसरी साइड को बेस बोलते हैं, और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये तीनों एंगल हमने निकाले हैं, मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। देखो ए की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ए वही जो हमने वहाँ यूज़ करना है, θ1 θ2। मैंने पूरा फार्मूला लिखा नहीं, मैंने पीछे लिख के दिया अभी आपको। ये देखो μ0I/4πA, ए है ना यहाँ, तो ये ए की वैल्यू है ना। देखो L/, ये तो L/, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया L/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने रीज़न बताया आपको। sin 60 √3/2 √3/2 √3/2 प्लस √3/2 इज़ √3, √3 × 3 इज़ क्या 3, 3 × 2 6, 6 × 3 18, तो ये 18 नज़र आ रहा है आपको। तो 18/4, फिर मैंने 4.5 भी लिख दिया। तो कैलकुलेशन खुद किया करो, कुछ नहीं है इसमें। ये अगला प्रॉब्लम जो तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए, वही सेम फिगर, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार, पिछली बार आपने ट्राइंगल बनाई थी, इस बार आपने स्क्वायर बनाया। और जानबूझ के मैंने करंट की डायरेक्शन इस तरह से ली है कि इस बार पाम रूल यूज़ करने के बाद मुझे क्रॉस नहीं, मुझे डॉट मिलेगा। ठीक है, मैंने किया हुआ है वो भी, ये देखो डॉट, मैंने डॉट बनाया है यहाँ। बी जब लिख दिया मैंने, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मुझे वी के ऊपर वेक्टर बी डालना चाहिए हमेशा। मैं अब डायरेक्शन तो वेक्टर की हम बता चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए μ0I/4πA sin θ1 प्लस sin θ2 φ1 प्लस φ2, φ1 और φ2 किसके बराबर हैं, 45 45, 45 45। ठीक है, ये देखो, ये ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। ये देखो, ये अगर L है तो ये कितना होगा, L/2 होगा इसका सेंटर, बिल्कुल L/2 होगा। तो L/2 ले लो, उस फॉर्मूले में डालो एंड गेट द रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच।